नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज एक खास मेहमान है, श्री मनोज वर्मा जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। और मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई देश के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं और अभी भी जो है वो संसद टीवी के साथ जो है एक वरिष्ठ एंकर के तौर पर भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा लगातार देश के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं में उनके विश्लेषण, उनके आलेख भी छपते रहे हैं। फील्ड रिपोर्टिंग का भी उन्हें एक लंबा एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए आज हम उनके साथ बात कर रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 90 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। 5 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे उसके लिए। तो भारतीय जनता पार्टी 2 बार से वहां पर सत्ता में है, 2 कार्यकाल उसके हो चुके हैं और तीसरा कार्यकाल पाने की वो कोशिश कर रही है। कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री को बदला था। मनोहर लाल खट्टर जो है उन्हें हटाकर उनकी जगह पर नायब सिंह सैनी को बनाया गया था। तो ये माना जा रहा था कि भाजपा के खिलाफ एक स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसको दूर करने के लिए ये किया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तो ये 3 गुट कांग्रेस के हैं जो प्रमुख रूप से हमें हरियाणा की राजनीति में हावी दिखते हैं। भाजपा में कुछ थोड़ी बहुत बगावत है कैंडिडेट्स अनाउंस होने के बाद, लेकिन वैसी गुटबाजी कम से कम जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी नजर नहीं आ रही है। ये मेरा आकलन है। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है इस पे चर्चा करेंगे। और मनोज जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का कल बयान आया, कल या परसों में, कि और ये लगातार चर्चा चल रही है कि कुमारी शैलजा जो कि एक दलित नेता हैं, कांग्रेस की एक प्रमुख नेता हैं और लोकसभा चुनाव भी जीती हैं इस बार हरियाणा से, उनको दरकिनार कर दिया गया। उनका कहीं भी कैंपेनिंग में नाम नजर नहीं आ रहा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा जो है वो एक तरीके से चल रहा है, जो कि एक ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस को, कांग्रेस ये मान रही है कि वो वापस सत्ता में आ रही है, लेकिन एक ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस को वहां पर नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या जमीनी स्थिति, क्या है, आपको क्या लगता देखिए, अगर इस बार के चुनाव की मैं बात करूं, हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तो अगर कहा जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं, वो केवल शैलजा या रणदीप सिंह सुरजेवाला ही नहीं, कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, अगर बात सोनिया गांधी जी की जाए या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जाए, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी की जाए, तो मैं ये कह सकता हूं आज की तारीख में टिकट बंटवारे के बाद कि हरियाणा में किसी की नहीं चली। हरियाणा में हुड्डा जी की चली, हुड्डा जी ने अपनी चलाई। और यही वजह है कि लगभग कांग्रेस के, अगर मैं कहूं, 95% टिकट जो हैं वो हुड्डा जी की मर्जी से बटे हैं। उस मर्जी में ना तो कांग्रेस के शीर्ष आला कमान की चली, ना शैलजा की चली, ना रणदीप सुरजेवाला की चली। एक तरह से कांग्रेस आला कमान जो दिल्ली में है उसने हरियाणा को हुड्डा के हवाले कर दिया। कांग्रेस जीते हारे वो सब हुड्डा के हवाले है। और जहां तक शैलजा जी की बात है, जाहिर सी बात है, चुनाव टिकट बंटवारे से पहले से ही शैलजा जी की को लेकर जिस तरह का हुड्डा का रुख रहा है, हुड्डा गुट का रुख रहा है, वो कई सवाल खड़े कर रहा था। और टिकट बंटवारे में जिस प्रकार से उपेक्षा शैलजा जी की हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक असंतोष शैलजा जी के समर्थकों में है। शैलजा जी भी असंतुष्ट हैं, लेकिन ये असंतुष्ट क्या कांग्रेस के खिलाफ बगावत के रूप में सामने आएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि शैलजा उस हद पे जाएंगी। लेकिन उनकी नाराजगी, उनके समर्थकों की नाराजगी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। अगर हुड्डा या कांग्रेस के आला कमान ओवर कॉन्फिडेंट रहे, तो शैलजा की नाराजगी, अंदरूनी नाराजगी, उनकी, उनके समर्थकों की नाराजगी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है, ये स्पष्ट है। इसलिए एक चर्चा है कि क्या शैलजा जी कांग्रेस छोड़ने की हिम्मत जुटाएंगी। इसलिए मनोहर खट्टर जी ने अपनी तरफ से एक ऑफर उनको दे दिया कि आप आना चाहें तो आ जाए, बीजेपी के दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर की जो गुटबाजी है, टिकट वितरण के बाद शैलजा जी खामोश हो गई हैं लगभग, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी ठंडे लगभग पड़ गए हैं, और हुड्डा ही कैंप हावी दिखाई दे रहा है चुनाव पर। तो कांग्रेस का चुनाव पूरी तरह से एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी शैलजा जी के माध्यम से दलित जो वोट बैंक है हरियाणा में, उसको ये बताना चाह रहा है कि देखिए, कांग्रेस में दलितों का सम्मान नहीं है,
कांग्रेस में जो दलित लीडरशिप है उसका सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शैलजा जी को सम्मान देने को तैयार है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो कांग्रेस के भीतर की जो गुटबाजी है उसने कई सवाल खड़े कर दिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जाहिर तौर पे 10 साल से बीजेपी की वहां पर सत्ता थी और बीजेपी के नेतृत्व को वहां पर अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। उसके कारण भी कई सवाल और मुद्दे वहां पर खड़े हुए। जाहिर तौर पे 10 साल का जो एक सत्ता का एंटी इनकम्बेंसी हम लोग जो जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक चिंता का कारण बनता है। लेकिन जिस तरह के काम वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में किए हैं उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे अरुण जी। लेकिन इस बार हरियाणा का चुनाव बेहद दिलचस्प और कांटे का है। दलित वोटों की कितनी अहमियत है हरियाणा के चुनाव में, अगर आप इस पे थोड़ा सा जो है वो रोशनी डाल सकें। देखिए, दलित फैक्टर जो है हरियाणा में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं कहूं कि 3 ऐसे वर्ग जो हरियाणा के चुनाव को प्रभावित करते हैं उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी वोट बैंक है जो करीब 33% है हरियाणा में। इसी प्रकार अगर जाट वोट बैंक की बात की जाए करीब 25% है और उसके बाद दलित वोट बैंक की बात की जाए तो 21%। और ये जो जाट वोट बैंक की बात की जाती है, जाहिर तौर पे हरियाणा में जो जाट समाज रहा है कहीं ना कहीं उसको लेकर जो गैर जाटवाद का नारा चला या गैर जाटवाद की बात उभरती है उसमें ओबीसी और दलित एक साथ खड़े दिखाई दिए पिछले 10 सालों में। और अपर कास्ट जो है वो दलित ओबीसी और अपर कास्ट ये 3 एक साथ खड़े दिखाई दिए। और इन्होंने कहीं ना कहीं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का शासन चला 10 साल पहले और उस समय जो कुछ हुआ उसके खिलाफ एक प्रकार से ओबीसी दलित और अपर कास्ट की जातियां लामबंद हुई थी, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाटवाद का नारा दिया था। इसलिए मैं मानता हूं कि इस चुनाव में जो दलित वोट बैंक है जो 21% करीब है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। मैं एक बार फिर, चूंकि ये दलित वोट बैंक की हमने बात की और उसी के संदर्भ में कुमारी शैलजा जो वहां पर एक जो है कांग्रेस की एक प्रमुख दलित नेता है और जिस तरीके से उन्हें साइडलाइन किया गया है तो उसका असर तो पड़ ही सकता है। लेकिन एक थोड़ा सा हरियाणा में जो ये कुमारी शैलजा के साथ हो रहा है इसका मैं थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की जो आंतरिक राजनीति है उस पे आपके विचार जानना चाहूंगा, क्योंकि ये माना जाता है कुमारी शैलजा सोनिया गांधी के बहुत क्लोज है। जी और अगर कुमारी शैलजा को इस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है तो इसका मतलब ये भी है एक स्तर पर कि ये सीधे सोनिया गांधी को चुनौती है। देखिए अरुण जी, मैंने पहले ही कहा अपने उसमें कि इस चुनाव में ना तो सोनिया जी की लगता है चली, ना राहुल जी की चली, ना कांग्रेस के जो इस समय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो दिल्ली में सो कॉल्ड नेतृत्व है कांग्रेस का। मुझे लगता है कि एक प्रकार से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने उनके समर्थकों के सामने हरियाणा को लेकर घुटने टेक दिए कि हुड्डा जी आप जानो किसे टिकट देना है किसे नहीं देना है। ये खुल के हरियाणा में आम चर्चा है। और कुमारी शैलजा जी की जिस तरह से उपेक्षा की गई है इसकी चर्चा भी आम है। हरियाणा के हर गली मोहल्ले में ये चर्चा है और यही वजह है टिकट वितरण के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर राहुल जी ने, सोनिया जी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने टिकट बंटवारे में दखल क्यों नहीं दिया, वो संतुलन बना के क्यों नहीं रखा कि जिससे ओबीसी दलित और जाट कम्युनिटियों में एक बैलेंस एक समन्वय का संदेश जाता। तो सवाल कांग्रेस नेतृत्व पर भी है और सोनिया जी पर और राहुल जी के नेतृत्व पर भी है। जाहिर तौर पर अगर हुड्डा जी के कारण कांग्रेस को कुछ नुकसान होता है तो इसका सवाल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर भी उठेगा। भाजपा की अगर हम बात करें तो क्या भाजपा को इससे, ये जो कांग्रेस की आंतरिक जो गुटबाजी चल रही है, राजनीति चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि इसका कोई फॉल आउट का फायदा, मान लीजिए कि कुमारी शैलजा नहीं आती है बीजेपी में, लेकिन वो जैसा अभी तक लग रहा है कि 5 अक्टूबर को होने हैं चुनाव, बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, चुनाव कैंपेनिंग चली रही है, तो अगर मान लीजिए कुमारी शैलजा नहीं आती है लेकिन वो इसी तरीके से दरकिनार होकर बैठी रहती हैं, और मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि भाजपा में भी इस बार बड़ी जबरदस्त बगावत हुई टिकट बढ़ने के बाद, लेकिन वो बड़ी वोकल थी, वो सामने आ गए, जिसकी जो नाराजगी थी उसने सार्वजनिक तौर पर व्यक्त कर दी। लेकिन कांग्रेस में जिसको आप बोलते हैं ना कि वो बड़ी महीन राजनीति करते हैं, जी तो वो अंदर से जो जो हुड्डा जी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है वो काट रहे होंगे, तो इस पे आपका क्या कहना है।
देखिए अरुण जी, अगर बात आंतरिक घमासान की कही जाए, तो अगर घमासान कांग्रेस के भीतर है, तो भाजपा के भीतर भी छुपा नहीं है इस बार। घमासान भाजपा के भीतर भी बहुत हुआ है। अंदरूनी अगर नाराजगी मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी हरियाणा में टिकट वितरण को लेकर है, और पहली बार कुछ चीजें बीजेपी में देखने को मिल रही हैं। अगर आप बात कीजिए रामविलास शर्मा जी के आंसुओं की, तो ये पहली बार हमें देखने को मिला कि पार्टी का कोई एक पुराना नेता अपने टिकट कटने पर इतना दुखी हुआ हो, इतना व्यथित हुआ हो। दूसरा, अगर बात की जाए अनिल विज की, बहुत पुराने नेता हैं, उन्होंने स्वयं दावा ठोक दिया कि मेरी वरिष्ठता के आधार पर मैं सीएम कैंडिडेट का दावेदार इस बार हूं। अगर राव इंद्रजीत की बात की जाए, तो वो अपनी अलग ताल ठोक रहे हैं, और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी साहब अपना अलग पार्टी को लेकर चल रहे हैं। तो अगर बीजेपी की बात कही जाए, तो बीजेपी में जिस प्रकार से टिकट वितरण हुआ है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में एक अंतर है। कांग्रेस में अगर हुड्डा साहब पूरे चुनाव का संचालन कर रहे हैं और दूसरे खेमे किनारे लग गए हैं, लेकिन बीजेपी में अगर मैं कहूं कि जो संघ का नेटवर्क है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेटवर्क है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के असंतोष को संभालने का एक काम कर देता है। और हरियाणा में जो शुरुआती नुकसान हमें बीजेपी को आंतरिक गुटबाजी के कारण दिख रहा था, उस पर कुछ लगाम लगी है, उस पर कुछ अंकुश लगा है। अब ये परिणाम में कितना तब्दील होगा, ये जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। लेकिन 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस और बीजेपी को अपने अलग अलग सीटों पर अपने नाराज जो कार्यकर्ता हैं उनसे जूझना पड़ रहा है। करीब 12 सीटों पर कांग्रेस को और करीब 7-8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ रहा है अपने बागियों का। तो ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी और कांग्रेस के भीतर जो नाराजगी, जो आंतरिक घमासान देखने को मिला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कांग्रेस में है तो बीजेपी में नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व ने उसे संभालने की कोशिश की है। कांग्रेस में सारी चीजें हुड्डा जी के ऊपर हैं। तो ये एक तस्वीर उभर के हरियाणा की आती है कि जिसमें दोनों ही दलों में इस बार हमें खींचतान देखने को मिली है। आपको लगता है कि जाटवाद बनाम गैर जाटवाद के आधार पर भी इस बार भी जो है वो ध्रुवीकरण जो है हो सकता है, ऐसी कोई संभावना आपको लगती है? देखिए, जहां तक टिकट वितरण की बात है, तो जाहिर तौर पे जो टिकट वितरण हुआ है उससे साफ नजर आता है कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह जाटों पर अपनी एक तरह से निर्भरता दिखाई है, एक संदेश दिया है। करीब 38 सीटें ऐसी हैं राज्य में जहां पर जो जाट बहुल हम कह सकते हैं या जिन्हें जाट प्रभावित करते हैं, उसमें से करीब 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जाट उम्मीदवार उतारे। भारतीय जनता पार्टी ने 16 उम्मीदवारों को जो जाट समाज से हैं उनको टिकट दिया है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी गैर जाटवाद का नारा देती है। हो सकता है पॉलिटिकल संदेश बीजेपी ने दिया हो, लेकिन 16 टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी जाटों को दे रही है, तो एक संदेश मुझे उसका ये लगता है कि बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि हम जाट, ओबीसी, दलित सभी समाज को साथ लेकर चल रहे हैं इस चुनाव में भी। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का ये संदेश हो सकता है कांग्रेस की रणनीति हो, कि कांग्रेस ये कहती हो कि बीजेपी जाटों को प्रतिनिधित्व नहीं देती है, बीजेपी में जाटों को भागीदारी नहीं है। अगर ऐसा होता तो 16 टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देती। लेकिन देखने पे ये लगता है कि बीजेपी जो है वो ओबीसी समाज पे ज्यादा निर्भर है। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के 20 उम्मीदवारों को टिकट इस बार दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी हिम्मत दिखाई है इस बार, और 20 उम्मीदवार ओबीसी समाज को उसने भी टिकट दिया है। तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए, तो ओबीसी और जाट समाज को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी लामबंदी की है। राज्य में 17 विधानसभा सीटें ऐसी हैं अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व हैं। तो जाहिर तौर पर जो जातिगत समीकरण है, वो अपने में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने ढंग से साधने की कोशिश की है। लेकिन जाट की जब हम बात करते हैं, जाट समाज की, तो उसमें एक परिवार, चौटाला परिवार, जो अलग अलग टुकड़ों में बिखर गया है, उसकी भूमिका भी कितनी महत्वपूर्ण होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, ये बात ठीक है कि अभी तक जिस प्रकार का चुनाव उभर के सामने आया है, उसमें चौटाला परिवार जो अलग अलग परिवारों में बिखर गया है, कोई बहुत बड़ी ताकत में दिख नहीं रहा है। दुष्यंत चौटाला जी के प्रति जो नाराजगी है, वो किसी से छुपी नहीं है। अभय चौटाला कुछ सीटों पर जरूर दम दिखा रहे हैं, हो सकता है उनको 2-4 सीटें मिल जाएं।
ऐसा हो सकता है चौटाला परिवार के लिए। इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी और ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। अब दलित वोटों में बसपा के कारण कितनी सेंध लगेगी, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और करीब 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पे निर्दलीय उम्मीदवार जो बीजेपी, कांग्रेस या चौटाला परिवारों से या दूसरे दलों से जुड़े हुए थे, वो एक ताकत रखते हैं। जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी का सभी सीटों पर चुनाव लड़ना वो शहरी क्षेत्रों में क्या असर डालेगा और खासतौर से कुरुक्षेत्र वगैरह के आसपास की बात की जाए, कितना प्रभावित करेंगे चुनाव को, ये भी देखने वाली बात होगी अरुण जी। तो आम आदमी पार्टी मान लीजिए, हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, एक कि एंटी एक तो इंडिया अलायंस जो बनाने की कोशिश की जा रही थी, जब यहाँ पर अलायंस नहीं हुआ है तो और हम इस पे एक अलग से चर्चा भी रखेंगे कि वास्तव में इंडिया अलायंस शायद अब एग्जिस्ट नहीं करता है, जी क्योंकि इधर झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में जो है वो झगड़ा हो रहा था अभी हाल ही में चीजों को लेकर। पश्चिम बंगाल में तो हम देख ही रहे हैं कि टीएमसी के खिलाफ जो है कांग्रेस लेफ्ट दोनों लामबंद हैं। और बाकी और इधर जो है हरियाणा में जो है वो कोई अलायंस जो है, और उधर जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समझौते का समझौता तो हो गया लेकिन बाहर हो जी गया। तो ये हरियाणा के चुनाव के जो इम्प्लीकेशन है एक राष्ट्रीय स्तर पर, जो एक विपक्षी गठबंधन बना, लोकसभा का चुनाव भी उसने लड़ा, और ऐसा लग रहा था कि आगे ये गठबंधन और सशक्त होकर उभर सकता है मौजूदा सरकार के खिलाफ तो है। तो आप इसको राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में इन सब का अलग अलग चुनाव लड़ना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अलग अलग चुनाव लड़ने से कई तरह के सवाल उठ खड़े हैं। जो बात आपने कही अरुण जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर यह मुद्दा है कि क्या इंडिया अलायंस, कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है या उसके सहयोगी दलों का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, वो क्या अब अस्तित्व में है? जम्मू कश्मीर में पीडीपी का अलग होना, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ समझौता ना होना, ये सवाल खड़े करता है। और जो बात आपने कही कि सोनिया जी शैलजा जी की बहुत करीबी हैं, तो मैं एक बात और यहाँ दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो, ये राहुल जी की दिल से इच्छा थी और राहुल जी ने अपनी इस इच्छा का प्रकटीकरण अपने समर्थकों के साथ करा भी, अखबारों की सुर्खी भी बना कि राहुल जी की इच्छा है। तो ये समझने वाली बात है हरियाणा के कांग्रेस के जनों को और राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस के लोगों को कि राहुल जी की इच्छा के विपरीत जाकर ये समझौता क्यों नहीं हुआ। ये सवाल कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को देना होगा, क्योंकि इधर अरविंद केजरीवाल जी को भी ये जवाब देना पड़ेगा, उनके जो रणनीतिकार हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा। भाई, जब आप इंडिया अलायंस की बात करते हैं, आप हरियाणा में मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? आपने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा, एक सीट वहां पर मिली थी। दिल्ली में भी आपने मिलकर चुनाव लड़ा था, दिल्ली में आपको हार का सामना करना पड़ा। तो क्या कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को इस बात का एहसास हो गया है कि क्या मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा सकते, इसलिए दोनों अलग अलग अपने रास्ते देख रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल जी की इच्छा के बावजूद, और इसमें एक सवाल और आता है, एक कोण और निकल के आता है कि मेरी जानकारी के अनुसार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी को 10 सीटें भी देना नहीं चाहते थे और इसलिए अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। और कांग्रेस के लोगों को ये चिंता है अंदर से कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने प्रचार किया, जोरदार ढंग से प्रचार किया, तो इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, जैसे गुजरात में हुआ, जैसे गोवा में हुआ। तो इस प्रकार का एक आकलन जो अरविंद केजरीवाल के रणनीतिकार हैं उन्होंने लगाया है। लेकिन इंडिया अलायंस को लेकर अगर अरविंद केजरीवाल के कारण कांग्रेस को नुकसान होता है, तो जाहिर तौर पर ये इंडिया अलायंस की राजनीति को और बुरी तरह प्रभावित करेगा। एक अंतिम प्रश्न और ये कि भाजपा में ये हम लगातार हमने लोकसभा चुनावों में देखा कि बहुत सारे आउटसाइडर्स को टिकट दिया गया, और ऐसे आउटसाइडर्स को जो है जो ओवरनाइट आए यहाँ पर उनको टिकट दे दिया गया, उनकी में से कईयों की विवादास्पद पृष्ठभूमि भी थी। हमने हरियाणा के चुनावों में भी देखा है
कि जैसे मैं एक उदाहरण मान लीजिए लेता हूं कि कांग्रेस की नेता है किरण चौधरी, जी उनको राज्यसभा दी गई। उनकी बेटी जो है वो तो शाम से चुनाव लड़ रही हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है, शायद 2 बार पहले चुनाव हार चुकी हैं वो जी। विधानसभा। और इस तरीके से कई जो है वो तो ये जो भाजपा के कार्यकर्ताओं का इससे मनोबल टूटता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में ये जो आउटसाइडर्स को टिकट देना, और ये इसके हम लार्जर एक पर्सपेक्टिव में ये देखें कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी जो पास्ट की जो पुरानी कुछ गलतियां हैं, ठीक है पार्टी का बेस अगर आपको एक्सपैंड करना है तो आपको बाहर के लोगों को भी लेना पड़ता है, जी लेकिन किसको लेना है और लेते ही टिकट देनी है, और कार्यकर्ताओं के मन में बड़े पीड़ा और बड़ा कष्ट है इस चीज को लेकर। तो आप देखिए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए अरुण जी, ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के, कि उसको अगर अपना राजनीतिक विस्तार करना है और विस्तार करने के लिए उसको दूसरे दलों के नेता ही चाहिए, तो ये एक गंभीर सवाल पार्टी के नेतृत्व के लिए है और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी। जो लंबे समय से पार्टी पे काम कर रहे हैं कार्यकर्ता हरियाणा के हैं, उनमें नाराजगी का एक प्रमुख कारण यही है। टिकट मिला नहीं मिला एक वो विषय अलग है, लेकिन टिकट भारी व्यक्ति को दे दिया गया, ये सबसे बड़ा विषय है। हरियाणा का कार्यकर्ता इस बात से नाराज है कि परिवारवाद के नाम पर दूसरे दलों से जो लोग आए, उनको टिकट दे दिया गया और पार्टी के भीतर टिकट नहीं दिया गया। ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जो बीजेपी 24 घंटे में ज्वाइन करते हैं और तुरंत टिकट दे दी जाती है, लेकिन जो लोग बीजेपी में 24 साल से दशकों से काम कर रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसने बीजेपी के भीतर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कार्यकर्ता की निष्ठा का सवाल है, उसके समर्पण भाव का सवाल है कि जो कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहा है, आखिर उसकी कीमत पर पार्टी भारी व्यक्ति को टिकट क्यों दे रही है। ये एक सवाल है और मुझे लगता है इस सवाल पे चिंतन पार्टी के भीतर भी है, क्योंकि ये केवल बात हरियाणा की नहीं है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में टिकट दिए गए या देश के दूसरे हिस्सों में टिकट दिए गए, और ये एक बात उभर के सामने आए कि पार्टी को नुकसान अगर हुआ तो उसमें एक बहुत बड़ी वजह भारी व्यक्तियों को जो बड़े पैमाने पर टिकट देना है, वो भी एक कारण है। एक संतुलन मैं समझता हूं, बीजेपी को लंबे समय मैंने कवर किया और मैं ये पाता हूं एक संतुलन होना चाहिए उसके बीच। हमें अगर दूसरे दलों में ताकतवर नेता हैं, ठीक है उनको लेना चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी उपेक्षा लगे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी का आम कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करे। हरियाणा में मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा में टिकट किसे मिला नहीं मिला इससे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि पार्टी ने बाहरी व्यक्तियों को टिकट दिए। तो एक बड़ा गंभीर मुद्दा बीजेपी के लिए ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, और जी बड़ी अच्छी चर्चा रही, और दर्शकों से आग्रह है कि मनोज जी से आपके कोई प्रश्न हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नियमित रूप से मिलेंगे हमारे नए वीडियोस के। आप सबने समय देकर इस वीडियो को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मनोज जी एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत से धन्यवाद अरुण जी।